हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपने रिसेंटली ये टेस्ट दिया है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जो कि हाफ कोर्स, पहले हाफ कोर्स पे बना हुआ था। केमिस्ट्री के उसमें शुरू के 3 चैप्टर्स, बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स, फिजिक्स का 1 चैप्टर, ये कंटेंट था उसका आप लोगों के पास रिजल्ट भी आ गया होगा या आने वाला होगा। इसमें से कुछ मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं जो ज्यादातर डाउट्स हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 18, 6, 13, 23, 41, 42, 46। ये क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस अगर आपने एनसीए से एनसीईआरटी से पढ़ा है तो कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली बाहर से होंगे, कुछ बहुत थोड़े से। तो वो एडिटिव नॉलेज जैसे आपके नोट्स में ऐड कर सकते हैं आप। जैसे क्वेश्चन 18 ही डिस्कस करूंगा तो ये एनसीईआरटी में एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, बट सिंपल सी चीज है, तो आप एडिशनल नॉलेज के रूप में इनको जोड़ सकते हैं अपने नोट्स में। रिलेटेड है कंप्लीटली। तो आपको साथ में क्या क्या लेके बैठना है इस वीडियो के लिए, आपके नोट्स इन चैप्टर से जिनमें हम डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को पॉज करना पड़ेगा आपको बार बार, क्योंकि आपको पेजेस पर लिखने पड़ेंगे। नोट्स आप लेके बैठे और क्वेश्चन पेपर लेके बैठे, और हो सके तो जहां पे आपने सॉल्व किया है, जहां पे आपने टेस्ट दिया है, उसके आंसर्स भी लेके बैठे। वैसे थर्ड वाली चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको याद है कि आपने क्या आंसर पुट किया था। तो ये दोनों चीजें लेके बैठे तो बेटर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 था कि अगर कॉपर के यूटेंसिल को हम लोग एयर में ओपनली रखते हैं तो वो शाइनिंग, ध्यान से सुनिएगा, बुक में ये अलग पोर्शन दिया है, शाइनिंग लूज करता है, अपनी ब्राउन शाइनिंग लूज करता है, और एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है उस पे। और वो ग्रीन कलर की कोटिंग क्यों रहती है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। बुक में जो दिया है वो कॉपर के लिए दिया है कि कॉपर को अगर हीट करते हैं तो ब्लैक कलर की कोटिंग फॉर्म करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। कॉपर को अगर हीट करते हैं तो ब्लैक कलर की कोटिंग फॉर्म करता है, ये हमको बुक में दिया है। बट हमको पूछा एक जनरल चीज है जो हम लोगों का जनरल ऑब्जर्वेशन रहता है। कॉपर की हीटिंग और ब्लैक कलर का फॉर्मेशन हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं रहता है। रेयरली होता है कि हम लोग कॉपर के यूटेंसिल्स में कुक करते हैं, बट वो जो दे रखा है वो फैक्ट है, वो भी सही है बुक का, कि अगर कॉपर को हीट करते हैं तो ब्लैक कलर की कोटिंग फॉर्म होती है और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होती है। ब्लैक कलर की कोटिंग में कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर की रहती है। यहाँ पे आपको जनरल पूछा है कि कॉपर जब एयर से रिएक्ट करता है, ओपन एयर में रखा जाता है, तो वो ग्रीनिश लेयर फॉर्म कर लेता है। और जनरली वो कॉपर को एयर में तो रखा जाता है, प्लस उसमें पानी को यूज करेगा, उसके पास ह्यूमिडिटी है। अगर उसके पास पानी है, ह्यूमिडिटी है, तो वो ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म करता है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो डिफरेंस समझे, जो बुक में दिया है वो दूसरा चीज दिया है, और जो हमारा ऑब्जर्वेशन और जो क्वेश्चन में पूछा है वो अलग चीज पूछी है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि ऑब्वियसली इसका आंसर कॉपर ऑक्साइड तो हो नहीं सकता। कॉपर ऑक्साइड तो हो नहीं सकता। इसका आंसर है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन से। तो जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। अब आंसर तो सुन लिया, इसका रीजन सुन लीजिए। कॉपर को जब ओपन में रखते हैं तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और वो एयर के अंदर के प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के सामने, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, ये नई चीज है। जनरली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। एंड दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। आप लोग अपने नोट्स में शामिल कर लें इसको तो अच्छा है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये चीज नहीं दी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। मैं उस सीक्वेंस से बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा पहले गलत गए हैं, फिर जो सबसे ज्यादा गलत गए हैं, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो इसका आंसर तो मुझे बहुत कम बच्चों ने दिया था, बहुत कम बच्चों ने। फिर दूसरी सीक्वेंस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग क्यों नहीं दे पाए ये मेरे को क्लियर नहीं है। बहुत ही कम बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर दे पाए हैं। पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं बता दूंगा आपको क्या क्या पढ़ना है उससे रिलेटेड। क्वेश्चन है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में उन्होंने पूछा है कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के एक एक मॉलिक्यूल में, सिंप्लीफाइड एक एक मॉलिक्यूल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस है। तो अगर आप एनसीईआरटी खोलें, 33 पेज पे डायरेक्ट रिएक्शन दी है हमको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O gives gypsum that is CaSO4 dot 2 H2O। तो अगर जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको फॉर्मूला ध्यान है तो यहां पे समझ में आता है कि 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल्स जिनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं उनका डिफरेंस है, और ये 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल्स का इसमें आंसर आ जाएगा 3/2 दैट इज D। 1.5 और 3/2 सेम रहता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा D जो आपका क्वेश्चन पेपर है। इसमें ये जो वाटर का मॉलिक्यूल इसमें अटैच हुआ है इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर आप अपनी बुक का, अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 31 के लास्ट से फिर उसको कंटिन्यू कीजिए पेज नंबर 32 और फिर एंडिंग विद पेज नंबर 33। 3 पेजेस लिखे हैं पर कंटेंट 1.5 पेज का ही है। इसमें आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दिए, जैसे पेज नंबर 31 में आपको सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल दिया है। फिर पेज नंबर 32 पे आपको एक एक्टिविटी दी है, कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझाया है, और पेज नंबर 32 पे जो 33 पे जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड चीज समझाई है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको वापस से पढ़ना चाहिए, जहां से भी पढ़े, मेरे वीडियोस में से पढ़े या मुझसे पूछें। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे पूछते हैं क्वेश्चन। और जैसे ये क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी था, मुश्किल नहीं था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता, ईमानदारी से पढ़ा होता तो बिल्कुल बनता, और बना भी है कुछ बच्चों का, पर बहुत कम बच्चों का बना है। 20-25% बच्चों का ही बना है, बहुत कम बच्चों का बना है। और इसमें कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसमें जो भी आपको डाउट आए कि सर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल कहां से हो गया, आपने तो बताया है कि कोई मॉलिक्यूल आधा नहीं आ सकता, वो सब मैं क्लियर करूंगा, पर पूछिए तो सही। तो ये तो वीडियो में से मेरे देखिए कि क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये 3 एग्जांपल्स के गो थ्रू करेंगे तो आपको क्रिस्टल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 डायरेक्टली याद करने का क्वेश्चन है। लैबोरेटरी में सबसे कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर कौन सा है, आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे उसको। यूनिवर्सल इंडिकेटर डायरेक्टली याद करने का है, मैं इस पर कुछ डिस्कस नहीं कर रहा, आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो सबसे ज्यादा यूज होता है लैबोरेटरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बहुत कम लोगों ने आंसर दिया है, जो कि करेक्ट आंसर बहुत कम लोगों ने दिया है। हल्का सा एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, हल्का सा। तो
आपको करना चाहिए था, आपको होना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 23। जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर का तो मैं मानता हूं आपने सुना नहीं होगा, इसलिए नहीं करा, फिर भी कुछ बच्चों ने तो करा है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करते हैं। मेरे को एक पेज लेना पड़ेगा, क्वेश्चन मैं बोर्ड पे ही ले लेता हूं, 1 मिनट दीजिए मेरे को बस। चलिए ये प्रोसेस है, इसमें ये क्वेश्चन है और इसमें हम लोगों से पूछा है, कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है एनारोबिक रिएक्शन की ईस्ट में। तो थोड़ा सा सोच के आंसर देना पड़ेगा, ईस्ट में जो एनारोबिक रिएक्शन होती है, उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या रहते हैं और वो बनती कहां पे है। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 102 देखें और उसमें फिगर 6.8 देखें, उसको अच्छे से स्टडी कीजिए तो इसका आंसर दे पाएंगे। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके उसको स्टडी करके आंसर सही मार्क कर सकते हैं, और वीडियो प्ले करेंगे तो मेरा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। यहां पे इस चीज में साफ साफ लिखा हुआ है, एक चीज तो साफ साफ लिखी हुई है कि जो ईस्ट में ग्लूकोज की कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज की जो रिएक्शन होती है, ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है, वो प्रोडक्ट क्या देता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर तो डायरेक्टली ही कैंसल आउट होते हैं, है ना। मैं इसमें थोड़ी सी ट्रिकी बात है, इसमें थोड़ा सा आपका बता रहा हूं कि आप ऑप्शंस में से कैसे चूज कर सकते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि क्या आंसर है सही, बट उस लेवल तक नहीं जा पा रहे तो ये तो बता सकते हैं ना कि ईस्ट में लैक्टिक एसिड नहीं बनता, फाइनल प्रोडक्ट इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। तो इन दोनों में से एक आंसर होगा, ये हमको पता है। अब अगर आप फिगर को देखें तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, और वो कहां हो रहा है, वो एरो के ऊपर लिखा है साइटोप्लाज्म में। तो दोनों में साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है, यहां पे भी और हमारी बुक के फिगर में भी। अब पायरुवेट से ये वाला इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी कहां पे प्रोड्यूस होती है, ईस्ट की अगर बात करें तो ये चीज होती है ईस्ट के साइटोप्लाज्म में ही, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कुछ को लगेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चीज होती है आप फिगर से देख सकते हैं। हमारी बॉडी में, नॉर्मल बॉडी में, जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, वो लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये नहीं लिखा है, बुक में ये नहीं लिखा है कि साइटोप्लाज्म में होती है। हो सकता है थ्योरी में लिखा हो, आप थ्योरी को पढ़ के देखिएगा, नहीं तो मैं बता रहा हूं ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। बट अगर जैसे डी तक भी नहीं पहुंच पाते तो ए और सी तो रूल आउट हो जाते हैं ना, तो डी और डी ही बचते हैं आंसर देने के। तो उसमें से एक का गैस वर्क करेंगे तो ज्यादा मतलब थोड़ा तो बेटर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए बता रहा हूं, बाकी एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि दोनों साइटोप्लाज्म में ही होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे को बहुत कम क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 में जो आपको बुक से देखना पड़ेगा क्वेश्चन, आपको अपनी फाइल से देखना पड़ेगा क्वेश्चन 41 में 2 फिगर्स दिए हैं। पहला फिगर उन्होंने
रेजिस्टेंसेस के साथ दिया है। इस रेजिस्टेंस में इन दोनों को इस तरह से कनेक्ट किया है और इन दोनों को इस तरह से कनेक्ट किया है और ये वाला कॉर्ड। चलिए 1 मिनट दीजिए, मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूं पहले। ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 ये है। बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा आपको दोनों फिगर्स को कंबाइन करके सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको दोनों फिगर्स को कंबाइन करके सोचना पड़ेगा। जैसे अगर ये फर्स्ट फिगर की बात करें, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से, तो फर्स्ट फिगर की बात करें तो इसका इक्विवेलेंट फिगर बना देता हूं मैं प्रॉपर रेजिस्टेंस के साथ। जैसे x से अगर करंट फ्लो होना शुरू होगा तो दिस इज x, इसमें से करंट R1 में जाता है और इस वायर के थ्रू निकलता है। इसमें से करंट R1 रेजिस्टेंस के थ्रू जाता है और इस वायर के थ्रू निकलता है जो कि यहां पे कनेक्ट हो रहा है। और फिर इसी में से जैसे R1 रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है तो दो एंड से निकलने के, मैं वापस से ड्रॉ करता हूं। जैसे पॉइंट्स में मार्क कर देता हूं पहले। दिस इज एक्स एंड वाई, इसको मैं ए बी सी और डी मार्क कर देता हूं। और सबसे पहले हम लोगों ने बनाया एक्स से जो करंट जा रहा है वो दो रास्ते पे, ए पे दो रास्ते पे डिवाइड हो रहा है। एक तो वो ऊपर से जा रहा है डी तक, एक तो वो ऊपर से जा रहा है डी तक, और एक वो R1 में एंटर हो गया। ये R1 में एंटर हो गया, ये गया B तक, B से सीधे जा रहा है D तक, सॉरी C तक, B से सीधे जा रहा है C तक, और C से बाहर हो गया Y पे। ये आप देख सकते हैं। इसका फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत कम बच्चों से बना है, इतना सिंपल नहीं है, बट थोड़ा सा एनालिसिस करते तो हो जाना चाहिए था। एटलीस्ट अप्रोच लगानी चाहिए थी। अगर अप्रोच लगे आंसर सही नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर अप्रोच अच्छी लगाई है, अगर मेहनत की है इस क्वेश्चन पे, और जिसको क्वेश्चन पेपर में ड्यूरिंग एग्जाम क्वेश्चन नहीं बना और बाद में उसने अप्रोच किया है जाके घर पे वापस से क्वेश्चन, क्योंकि अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो आई एम हैप्पी विद देम। अब डी की बात करें तो डी के आगे R2 रेजिस्टेंस है, साफ साफ दिख रहा है, और R2 रेजिस्टेंस वापस से Y में एंड हो रहा है। तो बेसिकली ये दोनों रेजिस्टेंस आ गए पैरेलल में। बीच में कितने भी पॉइंट्स आए हो हमको साफ साफ दिख रहा है दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, 3 और 6 पैरेलल में। इनका आप रिजल्टेंट निकालोगे तो 2 ओम रिजल्टेंट निकलेगा। वो सबको पता है कि पैरेलल में 3 ओम कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 2 ओम रेजिस्टेंस निकलेगा। 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए करेक्ट आंसर ये है। 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए करेक्ट आंसर ये है। ठीक है। अब लेस देन एवरेज वैल्यू क्यों बोली है, वो अगले सर्किट को लेके है, बट आप देख सकते हैं कि अगले सर्किट का इतना काम नहीं आया। ऑब्वियसली लॉजिकली सही है वहां पे सर्किट, और कैसे कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, पूरे सर्किट को, एक्स को, टर्मिनल को इससे कनेक्ट करेंगे, वाई को इससे कनेक्ट करेंगे, और फिर पूरा ऑब्जर्व करेंगे। और फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये एक रियोस्टाट लगा रखा है, वो क्यों लगा रखा है, वो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए लगा रखा है, ताकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो तो हम ऑल्टर करके कर सके। एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये। खैर वो सब अलग बात है। यहाँ पे आंसर आता है ए। ये सबको क्लिक करता है क्या, नहीं करता है तो मुझसे पर्सनल क्लास में पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। मैं फाइल ले लेता हूं, एक मिनट दीजिए मेरे को।
आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 ट्राई करते हैं। ये थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये बनना चाहिए था आपसे। ये दो टर्मिनल्स हैं खुले, ऑब्वियसली ओपन टर्मिनल्स हैं, तो अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो वहां पे बैटरी आ जाएगी। वो पूरा सर्किट नहीं दिखाया है, तो इन दोनों के बीच में करंट फ्लो है। तो जितना भी करंट होगा, जितने भी चार्जेस होंगे, वो पहले इस रास्ते से जाएंगे, फिर यहां पे से 2 में डिवाइड हो गए, फिर यहां पे से वापस से 2 में डिवाइड हो गए, और फिर यहां से वापस से निकल जाएगा पूरा का पूरा करंट। तो क्योंकि यहां से एक ही रास्ता है करंट को फ्लो करने का, और यहां से मल्टीपल पाथ्स मिल रहे हैं उसको, तो ऑब्वियसली ये वाला एमीटर, करंट मीटर, एमीटर सबसे ज्यादा रीडिंग शो करेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल हल्का सा एनालिसिस था, बिल्कुल हल्का सा एनालिसिस। मतलब आप अगर गलत किया तो आपको करंट फ्लो नहीं पता, या ये क्वेश्चन देख के डर गया। तो 42 भी काफी सारे बच्चों का गलत था। मैं अभी वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो ज्यादा बच्चों के गलत है, तो ये आप लोगों से बनना चाहिए था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आप क्वेश्चन पढ़ लिया होगा ध्यान से, नहीं तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लिया ना, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा, जैसे पूछा है कि वोल्टमीटर इनकरेक्टली किसमें लगा है, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि जिसमें पैरेलल में नहीं होगा वो इनकरेक्ट होगा। बट यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सब में पैरेलल में है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सब में पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो सब में है, और कुछ एरर है। पैरेलल में तो सब में है और कुछ एरर है। तीनों फिगर्स में देखें तो तीनों फिगर्स में से हमको साइन दिए हुए हैं वोल्टमीटर के, जो जनरली एनसीईआरटी बुक में नहीं पूछते हैं, साइंस उन्होंने दिए हुए हैं। तो आप वहां से साइंस समझ सकते हैं कि किस टर्मिनल पे कौन सा एंड लगता है वोल्टमीटर का। सिंपल सी बात है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव एंड लगेगा। जैसे एमीटर का पॉजिटिव एंड है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ पे आपको टर्मिनल ही नहीं दिए, तो आप बताओगे कैसे गलत है कि सही है, तो इसको मान के चल लेंगे कि सही है। यह इनसफिशिएंट डेटा है इसमें, और इसमें पॉजिटिव एंड है पॉजिटिव टर्मिनल के पास, तो पॉजिटिव एंड होता है पॉजिटिव टर्मिनल के पास, तो ये सही है, इसका कुछ बोल नहीं सकते, और ये सही है, ये गलत है। तो जो पॉसिबल आंसर होगा वो होगा कि x गलत है और y में सफिशिएंट डेटा नहीं है, पर ऐसा कुछ आंसर नहीं है। हमको सिर्फ इन 4 में से चूज करना है, तो हम लोग ऑब्वियसली ये चूज करेंगे, क्योंकि x गलत है, ये तो श्योरिटी है। तो ये सही आंसर है, बी सही आंसर है। साइंस पे पूछा है, जनरली साइंस का पूछते नहीं है, बट एनसीईआरटी में साइंस दिए हुए हैं, तो पूछ तो सकते हैं, पूछते नहीं है जनरली। ओके, चलिए, ये सबसे ज्यादा गलत क्वेश्चंस थे। तो जिसको ठीक मार्क्स आए हों वो मोस्ट प्रोबेबली उनको इनसे और सीखने को मिलेगा। जिनको थोड़ा सा बिलो मार्क्स आए हैं उनके लिए एक और वीडियो है, जो कि बाकी क्वेश्चंस भी हैं जो इन क्वेश्चन से ज्यादा सही हुए हैं, बट फिर भी वो कम है, फिर वो उनके सही आंसर्स, करेक्ट आंसर्स कम है। तो उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।